हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। इसमें आपका जो टॉपिक्स हैं वो हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। स्टार्टिंग के टॉपिक्स आएंगे क्लासिफिकेशन वगैरह और स्ट्रक्चर जो आपके फंक्शनल ग्रुप्स के होते हैं उन चीजों पर। ठीक है, बाकी जो इंटेक्स क्वेश्चंस हैं और वो सब है वो सब अलग वीडियोस के अंदर जाने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट कर लेते हैं। सिंपल जो आपका चैप्टर है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में है। तो देखिए, एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर के अंदर हम सेम सीरियल वाइज ही पढ़ेंगे, एल्कोहल्स, फिनॉल्स और फिर ईथर। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, एल्कोहल की बात कर लेते हैं। एल्कोहल के अंदर क्या होगा, आपके जो नंबर ऑफ OH ग्रुप्स हैं, एक भी हो सकता है या फिर उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, वो आपकी किसी भी एलिफैटिक सिस्टम के ऊपर अटैच है। ठीक है, तो OH जो है वो आपका किसी एलिफैटिक सिस्टम पर अटैच है, किसी भी कार्बन एटम के साथ में। तो कोई भी एलिफैटिक सिस्टम है उसके अंदर उसमें जो कार्बन एटम है, अगर उसके साथ में OH जुड़ा होता है तो हम एल्कोहल बोल देते हैं। ऐसे ही अगर हम फिनॉल की बात कर लेते हैं तो जो इसमें अंदर जो आपका OH ग्रुप होता है वो आपका किसी भी एरोमेटिक सिस्टम में जो आपका बेसिकली बेंजीन रिंग दिया होता है उसके कार्बन के साथ में अगर OH जो ग्रुप है वो अटैच होगा तो फिनॉल है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से कार्बन की चेन है, किसी भी तरीके से हो सकती है, और इसी कार्बन में किसी के भी साथ में OH जुड़ा हुआ है, इससे ज्यादा भी OH जुड़े हुए हैं, वो हम फिनॉल एल्कोहल बोल देते हैं। अगर इसी तरीके से कोई भी एरोमेटिक सिस्टम है, ठीक है, अगर वहां पे OH जुड़ा हुआ है इस वाले कार्बन के साथ में, तो इसको हम फिनॉल बोल देते हैं। ईथर क्या हो जाता है, ईथर आपका ये हो जाता है, आपके जो भी यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है, जैसे कि आपका ये CH4 है तो CH3 ले लेते हैं। तो अगर CH3OH है, CH3OH में से आपका ये जो H है, अगर हम इसे हटा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर कोई भी आपका R ग्रुप आ जाता है, तो अगर मैं इसको +R लिख दूं, इस तरीके से कोई भी R ग्रुप हो सकता है, तो आपका सिंपली मिल जाता है ईथर। मतलब CH3O CH3 बन सकता है, जिस भी तरह का R ग्रुप होगा उसी तरीके का यहाँ पर लग जाएगा। अगर CH3 है तो CH3 लग जाएगा, C2H5 है मतलब इस तरीके से तो वो लग जाएगा। डिपेंड करता है, जो भी R ग्रुप है उसी तरीके का आपको ईथर मिलेगा। सबके अलग अलग एग्जाम्पल होते ही हैं। ये इन जनरल है कि अगर आपका एलिफैटिक कार्बन के साथ में OH अटैच है तो एल्कोहल, एरोमेटिक के साथ में है तो फिनॉल बोल देते हैं, और अगर ROR टाइप में है तो उसको हम ईथर बोल देते हैं। तो जो जनरल फॉर्मूले हो जाते हैं वो इनका इस तरीके से हो जाता है। ये क्या हो जाता है, ROH। R यहाँ पर कोई भी एलिफैटिक सिस्टम हो सकता है तो उसको हम एल्कोहल बोल देते हैं। अगर ऐसे ही AROH लिखा है तो यानी कि ये क्या है, जो भी एरोमेटिक सिस्टम है उसमें OH अटैच है, तो फिनॉल के ऊपर OH है, तो AROH भी इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर वही ईथर की बात करते हैं तो सिंपली आगे आपका R ग्रुप है, बीच में ऑक्सीजन है, एक और R ग्रुप है। ये इनका एक जनरल फॉर्मूला हो गया कि इस तरीके से ये होते हैं। अब इनके अंदर आता है इनका क्लासिफिकेशन। ठीक है, सिर्फ एक ही तरह का नहीं होता है एल्कोहल, फिनॉल वगैरह। अब इनकी क्लासिफिकेशन भी होती है। तो क्लासिफिकेशन सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर एल्कोहल्स और फिनॉल्स का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ठीक है, किस बेस पे होता है। सबसे पहले हम देखते हैं एल्कोहल्स और फिनॉल्स का क्लासिफिकेशन। एल्कोहल्स और फिनॉल्स का क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो भाई OH ग्रुप अटैच है दोनों में। ठीक है, तो OH ग्रुप अटैच है। कितने OH ग्रुप अटैच हैं, एक है, दो है, तीन है। अगर एक अटैच है तो मोनो बोलते हैं, दो अटैच है तो डाई बोलते हैं, तीन अटैच है तो ट्राई बोलते हैं। इस तरीके से होता है। तो नंबर ऑफ OH ग्रुप के बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, नंबर ऑफ OH ग्रुप्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन भी तो आप देखोगे ना भाई, किस बेस पे क्लासिफाई कर रहे हो, कि कितने OH ग्रुप हैं, इस बेस पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो इनका क्लासिफिकेशन है ये हो जाता है किस बेस पर, नंबर ऑफ OH ग्रुप्स के बेस पर। जैसे कि मान लो कि ये आपका इस तरीके से कोई भी कार्बन है, हम सिर्फ किस पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं कि ये कार्बन है, उसके साथ में OH अटैच है। इधर इधर क्या है उससे कोई मतलब नहीं है अभी। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी कोई भी एलिफैटिक सिस्टम है, इस कार्बन के साथ में मान लो दो OH अटैच है इस तरीके से। एग्जाम्पल मैं बता दूं तो इधर हो जाएगा भाई CH3OH। ठीक है, मतलब चारों इधर ये H लगा दो, एक जगह OH लगा दो, तो ये बन गया ना एग्जाम्पल। अगर मैं बात कर रही हूँ कि दो OH अटैच है इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं CH2OH CH2OH, मतलब इस तरीके से हो गया। तो ये कार्बन है, इस पे OH अटैच है, इस कार्बन पे भी OH
अटैच हैं। तो मतलब नंबर ऑफ OH ग्रुप कितने हैं, 2 हैं अब, ठीक है, 2 हैं मतलब। और यहाँ पर भी एक कार्बन है, उसमें आपके 3 OH अटैच हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर एक और कार्बन जोड़ दो तो ये आपका हो जाएगा CH2OH, CHOH, CH2OH। तो कहने का मतलब ये यहाँ पे एक OH है, यहाँ पे एक OH है, यहाँ पे 2 OH है और यहाँ पर 3 OH है। तो ये आपका क्या है, मोनो, ये आपका डाई और ये आपका ट्राई। क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक। OH है ना अटैच, तो इसको हम बोलेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हो गया। ये आपका हो गया डाईहाइड्रिक और ये ऐसे हो गया ट्राईहाइड्रिक, ठीक है, मतलब इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये कार्बन OH अटैच है, तब देख लो तो आपका यही बन जाएगा। तो नंबर ऑफ OH ग्रुप्स के बेस पर अगर आप देखोगे तो मोनो, डाई और ट्राई है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये एलिफैटिक सिस्टम के लिए लिखा है, आप इसी को ही एरोमेटिक के लिए भी लिख सकते हो। सिंपली क्या करना है आपको, एक फिनोल रिंग ले लेनी है। तो फिनोल जो हो जाएगा वो इस तरीके से हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर OH, ठीक है। अगर एक OH है, इसी को हम फिनोल बोलते हैं, इसी को बोल देंगे मोनोहाइड्रिक। इसी में अगर 2 अटैच हैं इस तरीके से तो ये हो जाएगा आपका डाईहाइड्रिक, ठीक है, कहीं भी अटैच हो सकता है वो। अब इसकी जगह मैं यहाँ अटैच कर दूं ऐसे, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डाईहाइड्रिक हो जाएगा। अगर ऐसे ही ये 3 अटैच है तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्राईहाइड्रिक, ठीक है। तो नंबर ऑफ OH ग्रुप्स के हिसाब से आप क्लासिफाई कर सकते हो एल्कोहल फिनोल को कि 1 है, 2 है या 3 है, इसके अकॉर्डिंग। अब एल्कोहल और फिनोल के अंदर इसमें फर्दर क्लासिफिकेशन हो जाता है। नंबर ऑफ OH ग्रुप्स के आपको पता चल गया, मोनो, डाई और ट्राई है। एक और है जिसमें आप क्लासिफाई करते हो प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी के ऊपर। वो कैसे करेंगे, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर टर्शरी है, ये कैसे करते हैं। अगर आपका जो OH अटैच है, जो भी आपका OH है, 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये आपका sp3 कार्बन से अटैच हो या फिर ये आपका sp2 कार्बन से अटैच हो। जो भी आपका OH ग्रुप है वो जिस कार्बन से अटैच है वो sp3 कार्बन है या फिर sp2 कार्बन है। अगर sp3 कार्बन है तो आपकी पॉसिबिलिटी है कि भाई वो एल्कोहल होगा, एलाइलिक होगा, बेंजाइलिक होगा, ठीक है, ये सब एल्कोहल वो हो सकता है। सिंपल एल्कोहल, एलाइलिक, बेंजाइलिक, इस तरीके से वो हो सकता है। इसके अंदर भी फर्दर क्लासिफिकेशन आ जाता है कि ये भी क्या हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है। अभी मैं इसके अंदर बता देती हूँ। अगर sp2 कार्बन है, इसका मतलब वो विनाइलिक हो सकता है और फिनोल हो सकता है, बस। तो इसके अंदर अगर आपका sp3 कार्बन है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या ले रहे हैं कि अगर sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन के साथ में अगर OH अटैच होता है तो आपके ये सिस्टम पॉसिबल है, मतलब एल्कोहल हो सकता है, अलाइलिक, बेंजाइलिक हो सकते हैं ये सिस्टम। और उसके अंदर भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी है। तो पहले अगर एल्कोहल की बात की जाती है यहाँ पे, तो यहाँ पर sp3 कार्बन है, देखो इसका मतलब जो कार्बन जिससे कि OH जुड़ा है वो सारे कैसे बॉन्ड बना रहे हैं, सिग्मा बना रहे हैं, मतलब ये सारे बॉन्ड क्या होंगे भाई, सिग्मा सिग्मा के होंगे, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं आ रहा होगा इसके अगल बगल में। तो ये आपका कैसा हो जाएगा, sp3 कार्बन हो जाएगा। अब यहाँ पे इसने कहा कि इसमें फर्दर क्लासिफिकेशन हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के बेस पर कर सकते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कैसे देखते हैं, जिस कार्बन से OH अटैच होता है अगर वो एक कार्बन से अटैच है तो ये प्राइमरी हो जाएगा। अगर ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, जो कार्बन OH से जुड़ा है वो 2 से जुड़ा है, तो फिर ये सेकेंडरी हो जाएगा। अगर इसी तरीके से ये 3 से जुड़ा है तो ये टर्शरी हो जाएगा। ये वाला क्लासिफिकेशन इसके अंदर हो सकता है। तो अगर जो कार्बन OH से जुड़ा है वो एक कार्बन से जुड़ा है तो बाकी जगह H लगा दो, ठीक है, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, प्राइमरी। अगर ऐसे ही यहां पर लिख लेते हैं, ये कार्बन आपका 2 कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है, इस तरीके से एक जगह H लगा देते हैं, तो ये वाला जो कार्बन है ये आपका एक सेकेंडरी हो जाएगा। अगर अल्कोहल की बात करें तो प्राइमरी और सेकेंडरी हो जाएंगे, ठीक है। अगर यही कार्बन आपका तीनों कार्बन के साथ में ही जुड़ा हुआ है तो ये आपका कैसा हो जाएगा, टर्शरी हो जाएगा।
तो ये क्लासिफिकेशन हो जाती है एल्कोहल्स की। अब मैंने कहा इसके अंदर एलाइलिक और बेंजाइलिक दोनों आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका कार्बन अटैच है OH के साथ में, वो एलाइलिक और बेंजाइलिक दोनों के अंदर sp3 ही है। ठीक है, तो sp3 ही है केस, लेकिन अब सिस्टम एलाइलिक हो गया है। एलाइलिक कौन सा सिस्टम होता है? एलाइलिक वाला देखो यहाँ पे सिस्टम जो होता है वो होता है डबली बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे OH। एलाइलिक का मतलब होता है ये वाला सिस्टम, डबली बॉन्डेड कार्बन ये है, इससे नेक्स्ट कार्बन ये वाला है, ठीक है, और इसके साथ में OH जुड़ा हुआ है। तो डबली बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे OH लगा होता है, तो उसको हम एलाइलिक सिस्टम बोलते हैं। एलाइलिक सिस्टम को भी आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कर सकते हो। कैसे करोगे? इसी कार्बन से एक OH जुड़ा है, ये प्राइमरी है जो मैंने लिखा हुआ है, एक और जोड़ दो तो सेकेंडरी, और एक और जोड़ दो तो टर्शरी। तो यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं कि डबली बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे अगर ये लगा हुआ दिख जाए तो ये आपका कैसा हो जाएगा भाई? प्राइमरी एलाइलिक एल्कोहल हो जाएगा। लेकिन ठीक है, क्योंकि जो कार्बन OH से जुड़ा है ना, ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही आपका हो जाएगा डबली बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे OH है और एक और C लगा देते हैं, तो 2 से जुड़ा है ये वाला कार्बन, तो ये आपका हो जाएगा सेकेंडरी। ऐसे ही डबली बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन 2 C से और जोड़ दो तो ये वाला आपका हो जाएगा टर्शरी। ठीक है, तो ये आपका कैसा है? एलाइलिक है सिस्टम। अब बेंजाइलिक कौन सा होता है? और उसके अंदर भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी बता सकते हो आप। जो बेंजाइलिक होता है उसमें आपका मेन सिस्टम होता है बेंजीन के ऊपर कार्बन है और इसके साथ में OH अटैच है। ठीक है, ये आपका बेंजाइलिक कहलाएगा। मतलब बेंजीन के ऊपर CH2OH ऐसे करके ये आपका बेंजाइलिक हो गया। तो बेंजीन के ऊपर कार्बन जो है ये वाला, इसके साथ में OH अटैच है, तो जो कार्बन OH से अटैच है वो इधर एक कार्बन से अटैच है बेंजीन वाले से, तो ये कैसा हो गया? आपका प्राइमरी हो गया। बाकी 2 क्या होंगे भाई? H लगा दो। ठीक है, अगर यही कार्बन बेंजीन के ऊपर जो है OH के साथ में जो अटैच है वो अगर इधर एक और कार्बन से जुड़ गया है, तो अब जो ये वाला कार्बन OH से अटैच है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक H लगा दो, तो ये कैसा हो गया? सेकेंडरी हो गया। तो सिंपली आप यही देख सकते हो कि जो कार्बन OH से अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है? 1 से है तो प्राइमरी, 2 से तो सेकेंडरी, 3 से तो टर्शरी है। अगर यही वाला कार्बन 3 से अटैच कर दोगे, मतलब दोनों हाइड्रोजन हटा के कार्बन लगा देने हैं और OH लगा देना है, तो ये वाला कैसा हो जाएगा? आपका टर्शरी हो जाएगा। टर्शरी हो जाएगा बेंजाइलिक एल्कोहल। तो ये वाले जो कार्बन थे ना, अभी जो मैंने आपको बता दी है, ये वाले जो कार्बन है ये सारे क्या है? sp3 हैं। तो ये सारे ही कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं जो इस OH के साथ में अटैच्ड हैं। अब इसके अंदर आते हैं sp2 वाले कार्बन। sp2 वाले में विनाइलिक हो सकता है, विनाइलिक और फिनोल। विनाइलिक कौन सा होता है सिस्टम? जिसमें आपका डबली बॉन्डेड कार्बन से ही OH अटैच होता है। एलाइलिक कौन सा था? जिसमें डबली बॉन्डेड से नेक्स्ट पे अटैच था OH। ठीक है, तो डबली बॉन्डेड से नेक्स्ट पे है तो एलाइलिक है, और अगर डबली बॉन्डेड पे ही अटैच होता है तो उसको विनाइलिक बोलते हैं। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, जैसे विसिनिटी मतलब पास में होता है इसमें। ठीक है, तो विसिनिटी तो वहीं से विनाइल आप याद रख सकते हो, विनाइल मतलब बिल्कुल उसी वाली। तो डबली बॉन्डेड कार्बन से ही जब आपका OH अटैच है, सो दैट इज विनाइलिक। तो ये वाला जो आपका कार्बन है अब ये क्या होगा भाई? sp2 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक ये सिग्मा है, इधर एक पाई है और इधर एक सिग्मा बन रहा है, तो ये वाला कार्बन आपके 2 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बना रहा है अभी, और एक और आपका इधर जोड़ लो तो H ही होगा, हाइड्रोजन होगा, तो 3 हो गए। ठीक है, तो आपका sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके का सिस्टम हो जाएगा। डबली बॉन्डेड कार्बन पे ही OH लगा हुआ है, तो बस इसमें कुछ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी नहीं है, वो आपका किसमें है? sp3 हाइब्रिडाइज के अंदर ही है। तो ये आपका हो गया विनाइलिक एल्कोहल। इसी तरीके से आपका फिनोल है। फिनोल भी आपका सिंपल मैंने बता ही दिया है, ये बेंजीन रिंग और इस पे OH। तो जो कार्बन OH से अटैच है, यानी कि ये वाला, तो जो ये वाला कार्बन है इसके ऊपर OH लगा हुआ है, इधर डबल बॉन्ड C है और इधर एक सिंगल C है। तो ये वाला कार्बन भी अभी कैसा है? देखो sp2 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, इधर एक डबल बॉन्ड बन रहा है ना आपका, एक सिग्मा एक पाई, इधर एक सिग्मा और इधर एक सिग्मा, तो टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं इधर आपके और एक पाई बन रहा है। ये आपका कैसे हाइब्रिडाइजेशन है? sp2 हाइब्रिडाइज है। ये आपका कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज है। ठीक है,
तो ये आपकी क्लासिफिकेशन हो जाती है जब आपका OH sp3 कार्बन और sp2 कार्बन के अंदर अटैच होता है। इसमें भी अलग अलग सिस्टम आते हैं, जैसे कि अल्कोहल एलाइलिक बेंजाइलिक हो सकता है, विनाइलिक हो सकता है और सिंपल फिनोल हो सकता है। डिपेंड करता है कि किस कार्बन से अटैच है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ठीक है, उसके अंदर भी फर्दर क्लासिफिकेशन आता है कि अगर sp3 हाइब्रिडाइज ही है तो लेकिन वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, ये भी पूछ सकते हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अब ये थी किसकी, मैंने सिंपली कहा आपको अल्कोहल फिनोल के, इसी तरीके से चलेंगे। अल्कोहल का हो गया, फिनोल का हो गया। अब देखेंगे हम किसका, ईथर का। ईथर का भी सिंपल क्लासिफिकेशन होता है। इसमें क्या होता है आपका, ईथर में ईथर होता है आपका ROR। ठीक है, ईथर ROR ही होता है। अब ये R ग्रुप मैंने कहा कुछ भी हो सकते हैं। अगर मान लो आगे वाला जो R ग्रुप है, ठीक है, बीच में आपका ऑक्सीजन है और ये इसके पीछे वाला जो R ग्रुप है, ये दोनों एकदम सेम है, मतलब जो यहाँ पर R ग्रुप लगा है वही यहाँ पर R ग्रुप लगा है, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, एकदम सिंपल, या फिर कह लो सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल इधर हो गया भाई, एक ही जैसे तो हुई ना, सिमेट्री हुई ना, इधर जो है उधर भी वही है, तो दोनों साइड में सिमेट्रिकल हो गया। अगर मान लो कि यहाँ पर एक R ग्रुप है कुछ अलग, ठीक है, बीच में आपका ऑक्सीजन अटैच है और इस साइड में जो R ग्रुप है वो कुछ अलग लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये वाला जो आपका है ये कैसा हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो ये सिंपल है तो ये सिंपली हो जाएगा मिक्स्ड, मिक्स्ड ईथर हो जाएगा, या फिर एसिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक है तो ये हो जाएगा एसिमेट्रिक। R ग्रुप हो सकता है यहाँ पर, मान लो इधर CH3 है, OCH3 है, हो गया ना सिमेट्रिक। अगर एक तरफ तो CH3 है लेकिन दूसरी तरफ C2H5 है तो हो गया एसिमेट्रिक। ये सिंपल एग्जांपल होते हैं ईथर के। तो बस ईथर का यही क्लासिफिकेशन है, या तो दोनों तरफ सेम हो सकता है या फिर अलग हो सकता है। ठीक है, तो सेम ग्रुप और डिफरेंट ग्रुप के ऊपर अटैच है तो उस हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन है। अब देख लेते हैं हम इसके अंदर नोमेनक्लेचर जो है इनका। नोमेनक्लेचर आपका एल्कोहल्स का होता है। इसके अंदर सिंपली जो आपका एल्काइल ग्रुप है, जैसे कि आपका मीथेन है, ईथेन है, जो भी आपका एल्कीन है, जो भी आपका एल्काइल ग्रुप है, ये इसमें आपको बस एल्कोहल जोड़ देना है तो वो आपका आ जाता है कॉमन नेम में। एक कॉमन नेम होता है और एक आयुपैक नेम देते हैं। तो एल्कोहल्स के केस में सिंपल, अगर आपका एक सिंपलेस्ट एल्कोहल हो ना CH3OH, आप इसको क्या बोलोगे, मिथाइल एल्कोहल बोलोगे। ठीक है, कॉमन नेम आप इसका क्या बोलोगे, मिथाइल एल्कोहल ही तो बोलोगे। तो CH3 ये कहाँ से आया भाई, मिथाइल है ना, तो मिथाइल इसी के लिए लिखा है, और OH लग गया है तो उसके लिए मैंने अल्कोहल लिख दिया है। तो सिंपली आपका जो भी एल्काइल ग्रुप होता है वो आप लिख लेते हो और उसके साथ में आप जोड़ देते हो क्या, एल्कोहल। जब भी आपको कॉमन नेम लिखना होता है तो इस तरीके से हो जाता है। अगर यहीं पर ही आयुपैक नेम की बात की जाए तो जब भी आयुपैक नेमिंग इसकी करते हैं हम, तो आयुपैक नेम के अंदर आपको क्या करना होता है, यहाँ पर जो भी आपका एल्केन है, मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, कुछ भी है, तो जब ये ई है ना, इसका ई को आप सब्सटीट्यूट कर देते हो बेसिकली ऑल लगा के, OL लग जाता है। जैसे कि मीथेनॉल, प्रोपेनॉल 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, वो अलग चीज है। वो क्या है कि वो आपके रूल्स आ जाते हैं, उसके अंदर रूल्स आ जाते हैं कि आपके सब्सटीट्यूएंट जो है ना, जो भी सब्सटीट्यूएंट है, OH है तो वो कहाँ पे अटैच है। ठीक है, अगर 1 पे अटैच है तो 1 OL लिखते हैं, 1 ऑल, 2 ऑल, 3 ऑल, जहां पे अटैच है उस हिसाब से सब इसकी नेमिंग हो जाती है। तो जो सब्सटीट्यूटेड ग्रुप्स हैं, जो भी सब्सटीट्यूटेड ग्रुप्स हैं उनकी पोजीशन क्या है, पोजीशन को हम नंबरिंग दे देते हैं। एक और चीज होती है कि भाई आपकी जो भी लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन है उसे आप लिख लेते हो, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन को। तो जो भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होते हैं उसके ऊपर आप नंबरिंग लिख देते हो ना, और वो आपकी नंबरिंग कहाँ से जाएगी, अगर OH अटैच है तो वहीं से जाएगी। प्रायोरिटी वगैरह आपको पता होनी चाहिए इसके अंदर। और इसके अंदर क्या हो जाता है, जितने नंबर ऑफ OH ग्रुप्स अटैच हैं, अगर 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, इस तरीके से। तो ये आपकी आ जाते हैं रूल्स। जब हम नेमिंग करेंगे तो इस चीजों की जरूरत आपको पड़ती है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए इसके अंदर। यहाँ पर देख लेते हैं, कॉमन एग्जांपल में बता देते हैं एल्कोहल की, जैसे कि CH3OH है, CH3 CH2OH है, या फिर C2H5OH भी लिख सकते हैं। इनका जो कॉमन नेम होता है
और आईयूपैक होता है। कॉमन नेम इनका हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। 3 कार्बन की चेन ले ली तो प्रोपाइल अल्कोहल। सिंपल कार्बन की चेन है ना, मैंने कहा कॉमन नेम कैसे देते हैं, सिंपल देखना है आपको। ये आपका कौन सा आर ग्रुप इसके अंदर अटैच है, तो यहाँ पर आपका सिंपल एल्काइल पार्ट है मिथाइल, ये इथाइल, 3 लगा दो तो प्रोपाइल, और आगे OH ग्रुप अटैच है तो आ जाता है एल्कोहल। कॉमन नेम के लिए सिर्फ ये। इसी तरीके से अगर आपका कार्बन चेन को थोड़ा अलग से लिख दें, एक कार्बन इधर लगा दिया हमने इस तरीके से, तो ये कैसा हो गया आपका, अब आइसोप्रोपाइल हो गया इस तरीके से। आइसोप्रोपाइल मतलब ऐसे वाई बन जाता है, उसमें ऐसे हो जाती है, जहां भी इस तरीके से होता है ना ऐसे करके, ये आपका आइसोप्रोपाइल हो जाता है। तो ये आपका आइसोप्रोपाइल हो जाएगा। प्रोपाइल फिर से वही है क्योंकि 3 कार्बन है ना, 1 2 3, और OL लगाए तो उसके लिए एल्कोहल, तो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल हो गया। ये आपकी कॉमन नेमिंग हो जाती है, डिपेंड करता है जिस तरीके का भी एल्कोहल है। मैंने आपको बता दिया है कि है क्या चीज। अगर यहीं पर ही आप जो है एक और कार्बन ले लो, जैसे मैंने कहा ये इथाइल एल्कोहल है, 3 ले लोगे तो प्रोपाइल एल्कोहल है। अब ये आइसोप्रोपाइल की जगह अगर आइसोब्यूटाइल है, आइसोब्यूटाइल है तो क्या हो जाएगा, ये OH हटाओ, ठीक है, इधर आपका एक और जड़ जाएगा CH2OH, CH2OH लगा दोगे तो आइसोब्यूटाइल एल्कोहल हो गया। ये आपकी हो जाती है कॉमन नेमिंग, ये इनका कॉमन नाम है। आईयूपैक नेमिंग देखते हैं। आईयूपैक नेमिंग के अंदर क्या है आपका CH3OH है, तो CH3OH को आईयूपैक नेम के अंदर हम मीथेनॉल बोल देते हैं। इसमें मिथाइल अल्कोहल है, इसमें क्या बोलेंगे, मीथेनॉल बोलेंगे, लिख देते हैं यहाँ पर मीथेनॉल बोलते हैं। आगे देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मैंने कहा कि आपको कार्बन चेन को नंबरिंग करनी होती है, OH वाली साइड से करेंगे। यहाँ पे सिंपल है, इधर वाला कार्बन 1, इधर वाला 2, OH यहाँ अटैच है, तो ये वाला कार्बन पहला, ये वाला दूसरा, तो 1 पे OH है, तो इसका नाम आपका क्या हो जाएगा, प्रोपेन इथेन 1 ऑल। ऐसे ही CH3 CH2 CH2OH होता तो प्रोपेन 1 ऑल। 1 पे कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है तो 1 ऑल लिखा जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आईयूपैक नेमिंग है। मैंने कहा उसमें सिंपली जो आपका एल्केन होता है उसका E हटा के OL लगना होता है लास्ट में, तो जो नंबरिंग हम इसमें करते हैं वो OH वाली साइड से करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा इथेन, E बढ़ा जाएगा, इसमें E नहीं लगेगा अब क्योंकि ये इथेन नहीं है, इथेन। फिर आपको इस तरीके से 1 पे ऑल लिखना पड़ेगा। ये आपकी पोजीशन वगैरह सब चीज बता देता है। ये 1 पे OH लगा हुआ है। अगर इसी तरीके से यहाँ है तो सिंपली इथेन की जगह हो जाएगा प्रोपेन 1 ऑल। कार्बन चेन बढ़ती जा रही है बस, तो इथेन से प्रोपेन जाएगा, ब्यूटेन जाएगा, इस तरीके से जाएगा, लेकिन OH की पोजीशन सेम है तो 1 ऑल। इधर इसकी बात करते हैं, यहाँ पर आपका क्या है, पहले आइसो, इसको ही ले लेते हैं, आइसोप्रोपाइल लिया था ना मैंने अल्कोहल, तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मान लो उसको, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मान लो उसको। तो अगर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आपके पास में है तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रोपेन, और ये क्या है 2 पे ऑल है। 2 पे ऑल कैसे है, ये देखो आपके, ये देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 1, ये 2 पे है और ये 3 पे, और किस तरीके से नंबरिंग है इसकी, ठीक है, ये 1 2 3, तो सेकेंड पे आपका OH आ रहा है तो ये आपका हो जाएगा प्रोपेन। अब क्या है कि ये आपकी 3 कार्बन की चेन है, ये भी आपकी 3 कार्बन की चेन है, लेकिन यहाँ पर आपका 1 पे OH था, अब यहाँ पर 2 पे OH है तो 2 ऑल आ जाएगा। सिंपली ऐसे आपकी नेमिंग चेंज हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप एक कार्बन की चेन और लगा देते हैं, ये आपका हो जाएगा CH2OH इस तरीके से, तो आपकी नेमिंग जो है ना वो चेंज हो जाएगी। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पर इस कार्बन पे OH अटैच है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 इसको नाम दे देते हैं, ठीक है, रहेगी तो 3 कार्बन की ही, ये 1 2 और 3 हो गया। तो 1 पे आपको दिख रहा है एक OH अटैच है, एक ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, और 2 पे आपका मिथाइल अटैच है। तो आपको जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी देखना होता है, तो ये आपका जाएगा 1 ऑल, प्रोपेन है, और क्या आ जाएगा 2 पे मिथाइल, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, ये आपकी क्या हो जाएगी नेमिंग हो जाएगी इसकी। तो 2 मिथाइल लिख देते हैं, यहाँ पे M कैपिटल आएगा, इन चीजों का भी आपको ध्यान देना होता है। तो 2 मिथाइल, अब आपका आएगा प्रोपेन, ठीक है, 1 2 3 कार्बन की है,
तो ये आपका आएगा प्रोपेन और 1 ऑल। तो ये सिंपली है कि आपका आयुपेक नेमिंग इस तरीके से हो जाता है। ये क्या है, जब आपकी सिंपल स्ट्रेट चेन है, एल्कोहल आपका साइक्लिक भी हो सकता है, एल्कोहल आपका साइक्लिक भी हो सकता है। तो अगर साइक्लिक है यानी इस तरीके से है, साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल हो जाएगा, 6 कार्बन है, ठीक है, एक साइक्लिक फॉर्म के अंदर है, OH लगा है तो यानी ऑल आ जाएगा। तो ये वाला हो गया ऑल OH के लिए। साइक्लो आएगा, क्यों, क्योंकि ये बेंजीन थोड़ी है, एक साइक्लिक रिंग है बस इस तरीके से, तो उसके लिए हम लिखेंगे साइक्लो, ये दिखाने के लिए कि ये जो आपके 6 कार्बन है, ये जो आपके 6 कार्बन है, ये एक रिंग फॉर्म कर रहे हैं, ना कि स्ट्रेट चेन में है या फिर ब्रांचिंग के अंदर है। तो दूसरे एग्जाम्पल भी हो सकते हैं इसके अंदर, ये 6 कार्बन का ले लिया, 5 कार्बन का ले लो, इस तरीके से यहाँ पे OH अटैच है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा साइक्लोपेंटेनॉल। एक मिथाइल अटैच कर दो तो आपकी नेमिंग चेंज हो जाएगी। नेमिंग कैसे करोगे, जिस कार्बन से OH अटैच है, ये वाला, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 4 5 होगा, इस तरीके से, ठीक है, ये वाला नेमिंग 1 हो गया, 2 हो गया। यहाँ पर भी तो वैसे किया मैंने, तो यहाँ पर भी इसी तरीके से होगा। अब आप जब नेमिंग करोगे इसकी, तो 1 पे ऑल है, आपको क्या क्या चीजें पता है ना, उसको आप ब्रेक डाउन करके लिखा करो, ठीक है, आपको एक बार में पूरा नहीं पता लगेगा। यहाँ पर क्या है, 1 पे ऑल है मुझे दिख रहा है, 2 पे मिथाइल है मुझे दिख रहा है, ठीक है, ऐसे आपके पूरा नाम बन जाएगा इसका। और क्या है, साइक्लो है, क्योंकि एक रिंग है, और कितने हैं, 5 कार्बन है, तो साइक्लो पेंटेनॉल होने वाला है, ठीक है। तो आप अब इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी देख लोगे, ये वाला कैपिटल बना दो तो आपका नाम बन जाएगा इस तरीके से, तो हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन है और 1 पे ऑल है, ठीक है, बन गया इसका नाम इस तरीके से, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल, साइक्लो रह गया बीच में, साइक्लोपेंटेनॉल, ये वाला जो नाम है एज इट इज उतार सकते हो आप, ठीक है। तो 1 ऑल लिखा है या फिर सीधा पेंटेनॉल लिखा है, तो पेंटेनॉल लिखने का भी मतलब यही हो जाता है कि वो 1 पे ही अटैच है। जैसे हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं कि 1 ऑल है, 1 ऑल है, तो भी 1 पर ही होता है, और अगर डायरेक्ट लिखा होता है तो भी उसका मतलब वही होता है कि 1 पर ही OH आपका अटैच है। अब देखिए यहाँ पर देख लेते हैं फिनॉल का नेमिंग। जो फिनॉल होता है उसका आपका कॉमन नेम और आयुपेक नेम तो सेम ही रहेगा। ये आपका बेंजीन पे OH है, तो यहाँ पर अगर इसका कॉमन नेम लिखूं और यहाँ पर इसका आयुपेक नेम लिखूं, दोनों, ठीक है, तो ये आपका फिनॉल है, तो ये भी आपका फिनॉल ही कहलाता है आयुपेक नेम में भी, क्योंकि बेंजीन यहाँ पर अटैच है ना। फिनॉल्स के अंदर आपका बेंजीन रिंग का इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो बेंजीन रिंग की जो पोजीशंस होती है यहाँ पर उस हिसाब से भी नेमिंग होती है। जैसे कि बेंजीन रिंग में आपकी एक ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन है, तो इसके अंदर जब नेमिंग करते हैं तो कॉमन नेमिंग के अंदर वो उस हिसाब से कर देते हैं कि ऑर्थो इस तरीके से, मेटा इस तरीके से, ठीक है, ये चलता है। तो जब भी कॉमन नेमिंग होगी तो यहाँ पर मान लीजिए ये है इस तरीके से, मतलब बेंजीन के ऊपर CH3 है, तो तीनों में लगा देते हैं, बेंजीन के ऊपर CH3 इस तरीके से लगा हुआ है तीनों में ही, और एक जगह पर आपका OH लगा है यहाँ पे, एक बार मेटा पे और एक बार पैरा पे। तो ये तो सिंपल देखो फिनॉल है, इसका नाम तो फिनॉल ही रहेगा। अगर ये आपका ऑर्थो पे अटैच होता है तो हम लिख देते हैं O, ऑर्थो। अब इसको हम बोलते क्या है, क्रिसोल, तो ऑर्थो क्रिसोल, ये वाला हो जाएगा मेटा क्रिसोल, और ये वाला इसी तरीके से हो जाएगा पैरा क्रिसोल, ठीक है। बस एक की तो पोजीशन आपको पता है, ये रहा CH3, ये रहा CH3। अब इसके रिस्पेक्ट में आपका OH जहां जहां पर लगा है उसके अकॉर्डिंग हम ऑर्थो, मेटा और पैरा नाम दे देते हैं। अगर इसी के बगल वाले कार्बन पे लगा है तो ये ऑर्थो हो गया, अगर इससे एक कार्बन छोड़ के लगा है तो वो मेटा होती है, और उसके जस्ट नीचे है, ऑपोजिट है एकदम नीचे, तो ये आपका पैरा हो गया, एकदम उसके पैरों में, ठीक है। तो आपका ऑर्थो क्रिसोल, मेटा क्रिसोल और पैरा क्रिसोल है ऑन द बेसिस ऑफ कि कहाँ अटैच है आपका ग्रुप। किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में होता है जब हम ऑर्थो, मेटा और पैरा बताते हैं, जैसे कि यहाँ पर CH3 के रिस्पेक्ट में था। यहाँ पर इनकी आयुपेक नेम की मैं बात करूं, ये आपका कॉमन नेम था ऑर्थो, मेटा, पैरा। अगर हम इसके आयुपेक नेम की बात करते हैं,
आयुपैक नेम में मैंने कहा इसको फिनॉल ही बोलते हैं, तो ये वाला हिस्सा तो पूरा फिनॉल हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये वाला हिस्सा पूरा फिनॉल हो गया और यहाँ पर ये वाला हिस्सा पूरा फिनॉल हो गया, CH3 बचा। अब हम देखेंगे कि CH3 कहाँ कहाँ अटैच है, क्योंकि जब हम इसकी नेमिंग करते हैं तो जो कार्बन OH से जुड़ा है ये तो 1 हो जाता है, अब वो जो CH3 वाला अटैच है वो 2 हो जाएगा, ठीक है। इधर से घूम के नहीं जाएंगे हम, क्यों? क्योंकि नंबरिंग बढ़ जाती है, वो हम नहीं लिखते आयुपैक नेमिंग के अंदर, हम लेंगे इधर से, जिधर से हमारा कम नंबर पे पड़ता है वो लेते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, 1 पे OH है, उसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये तो फिनॉल है, हमें रिंग पता है, और 2 पे मिथाइल अटैच है, तो इसका नाम ना सिंपली हो जाएगा 2 मिथाइल फिनॉल, ऐसा लिखा जाएगा इसका नाम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये वाला कार्बन OH से अटैच है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल फिनॉल, ठीक है। समझ लिया हो गया आप, इस तरीके से है। और इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, तो 4 मिथाइल फिनॉल, ये इनका नेमिंग हो जाएगा। ये है आयुपैक नेमिंग के अकॉर्डिंग, और वो था ऑर्थो मेटा पैरा कॉमन नेमिंग के अकॉर्डिंग। यहाँ पर क्या है कि आपका एक OH अटैच है, ये मैंने आपको एकदम टाइप्स बताने के लिए बता दिया है। अगर यहाँ पे एक की जगह मैं 2 अटैच कर दूं तो क्या हो जाएगा, वो डाइहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव हो जाएगा एक तरीके से, क्योंकि 2 OH लग जाएंगे इसकी जगह पे। अगर इसी की जगह पर मैं 2 OH लगा दूं, इनके भी नाम होते हैं, कॉमन नेम भी और आयुपैक नेम भी, पोजीशन अलग है, उसी से आपका पूरा कंपाउंड बदल जाता है। सब में बेंजीन रिंग ही है, 2 OH ही है, लेकिन कहाँ अटैच है उससे आपका पूरा कंपाउंड अलग ही बन जाता है। अगर मैं कॉमन नेमिंग की बात करूं, CN लिखा है मैंने, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं जब आपके दोनों OH जो है ना वो एकदम साथ वाले कार्बन पे ही अटैच हैं, तो ऑर्थो हो गए एक दूसरे के, तो इसको हम कैटाकॉल बोल देते हैं, CATECHOL होता है इसका नाम। और ये वाला होता है जब आपके दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मेटा में प्रेजेंट होते हैं, OH ग्रुप, तो डाइहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव हो गए इसके, इसको हम बोलते हैं रिसोर्सिनॉल। टेस्ट वगैरह जो करते हैं उनमें भी यूज होता है। ये वाला जो कार्बन है ये जस्ट इसके ऑपोजिट होता है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्विनोन, इस तरीके से जब होता है, ये भी चैप्टर के अंदर होते हैं, देखा ही होगा ये हाइड्रोक्विनोन, ठीक है। तो ये आपका जब डाइहाइड्रोक्सी है और आपके अलग अलग पोजीशन है, तो ये कॉमन नेम होते हैं, कैटाकॉल, रिसोर्सिनॉल और हाइड्रोक्विनोन। अगर हम इनके आयुपैक नेम की बात करते हैं, आयुपैक नेम क्या हो जाएगा, जब आपका सेम ग्रुप अटैच है लेकिन ज्यादा नंबर में अटैच है, तो मैंने क्या कहा, अगर 2 अटैच होते हैं तो डाई होता है, 3 अटैच होते हैं तो ट्राई होता है, ठीक है। तो देखो हमारे क्या अटैच है, OH अटैच है तो ओल तो आएगा ही, क्योंकि सब में 2 अटैच है तो डाईऑल हो जाएगा, मानते हैं इस बात को, तो डाईऑल हो जाएगा, लेकिन सब में पोजीशन अलग है, तो पोजीशन के हिसाब से इनका नाम हो जाएगा 1,2 डाईऑल, 1,3 डाईऑल और 1,4 डाईऑल, क्योंकि किसी ना किसी को आप 1 मानोगे, यहाँ पे इस OH को 1 मान लो या इसको 1 मान लो, ठीक है। तो ये वाला आपका कार्बन 1 हो जाएगा, तो ये वाला आपका कार्बन 2 ही हुआ। अगर आप इस वाले कार्बन को 1 मानोगे तो ये वाला 2 और 3 हुआ, ये 1 है तो ये क्या हो गया, 2 3 4 हो गया। तो 1 2 पे डाईऑल है, 1 3 पे डाईऑल है, 1 4 पे डाईऑल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन। आयुपैक नेम की बात हो रही है यहाँ पे, तो बी बढ़ाएगा यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या, बेंजीन 1 2 डाईऑल, इस तरीके से आपको डैश लगाना है इस तरीके से, और 1 2 को कॉमे के साथ में लगाना है, 1 2 डाईऑल। ऐसे ही यहाँ पर आपका बेंजीन 1 3 आएगा और यहाँ पे 1 4 आएगा, बाकी सब सेम रहेगा, बेंजीन 1 2 डाईऑल, 1 3 डाईऑल, 1 4 डाईऑल। तो ये आपकी नेमिंग है फिनॉल्स के अंदर, जिस भी तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। आयुपैक भी है, कॉमन नेम भी है। अब बताते हैं इसके अंदर ईथर्स का। ईथर्स का अगर आप नोमेनक्लेचर देखोगे तो ईथर्स में हो जाता है आपका जो भी आपके आर ग्रुप है, आर ग्रुप 2 अटैच होते हैं इसके अंदर, ROR के लिए एक आगे आर है एक पीछे आर है, सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं। मान लो अगर सेम आर ग्रुप अटैच होते हैं तो एग्जाम्पल के तौर पर यही लेते हैं, CH3O CH3, और ये आपका हो जाएगा, इधर आपका C2H5 ले लो, इधर भी C2H5 ले लो,
ठीक है, तो ये आपके कैसे सिमेट्रिक ईथर है, अभी दोनों तरफ आर ग्रुप बराबर है। तो जब भी आपके बराबर होते हैं ना, तो इनके लिए हम क्या यूज करते हैं, मैंने कहा डाई। क्यों? क्योंकि दोनों एक जैसे हैं ना, तो अलग अलग थोड़ी लिखेंगे कि मिथाइल मिथाइल या इथाइल इथाइल, इस तरीके से हम क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल डाई इथाइल। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, डाई मिथाइल डाई इथाइल। दो इथाइल ग्रुप है, दो मिथाइल ग्रुप है, तो डाई लग जाता है। अगर आपका ये बीच में ओ दिख रहा है तो सीधा लिख दो ईथर। ईथर कॉमन नेम हो गया, डाइमिथाइल ईथर डाइथाइल ईथर। तो जब भी आपको पता हो कि आपके जो दोनों आर ग्रुप हैं वो सेम है, तो हमेशा हम डाइस के अंदर क्या यूज करते हैं, एज प्रीफिक्स। डाई प्रीफिक्स का यूज करेंगे, आगे लग जाएगा डाई डाई, जो भी मिथाइल इथाइल आर ग्रुप कुछ भी अटैच है उस हिसाब से। अगर यहीं पर बात कर लूं मैं कि बेंजीन रिंग लेते हैं, C6H5 है, उसके ऊपर OCH3 अटैच है, तो यहाँ पर अब आर ग्रुप क्या है, ये फिनाइल रिंग है, और ये तो सिंपल मिथाइल है ही। तो इसमें हम नेमिंग कर देते हैं ईथर्स के अंदर। आपके जो भी एल्काइल ग्रुप्स, एल्कोक्सी जो भी ग्रुप अटैच होते हैं, इनकी आपको अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग नेमिंग करनी होती है। दोनों जो आपके आर ग्रुप है ना, उनको आप अलग अलग लिखोगे इस तरीके से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर रहेंगे लेकिन आपके, और लास्ट में आपको ईथर लगा ही देना होता है। तो यहाँ पर आपका एक फिनाइल है, एक मिथाइल है, और क्या लग जाएगा, ईथर लग जाएगा। तो पहले क्या आएगा, एम या पी? तो यहाँ पर पहले आ जाएगा आपका एम। एम जो आएगा आपका ये बड़ा आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा मिथाइल फिनाइल ईथर। बेंजीन के ऊपर OCH3 है, एनिसोल भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, काफी सारे नाम हैं, तो मिथाइल फिनाइल ईथर बोल दो या फिर एनिसोल बोल दो, कॉमन नेम इस तरीके से। यहीं पर अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा दो, जैसे कि ये है C6H5 और O, फिर इधर है CH2 6 CH3, तो ये आपका हो जाएगा फिनाइल हेप्टाइल। मतलब आर ग्रुप चेंज हुआ, बस रहेगा वही। तो पहले H आता है कि पहले P आता है, H आता है, तो पहले हम लिखेंगे हेप्टाइल हेप्टाइल, फिर फिनाइल, और फिर ईथर। कॉमन नेम है ना, तो यही रहेगा। आर ग्रुप देखो क्या क्या अटैच है इससे, दोनों का नाम लिख दो, वाइल वाइल रहेगा बस इस तरीके से, और इधर लग जाएगा लास्ट में। ये कॉमन नेम के अंदर आते हैं। अगर इनके आयोपेक नेम की बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। जब आयोपेक नेम की बात करते हैं तो इसमें लग जाता है ऑक्सी, मतलब इस तरीके से OXY, क्योंकि बीच में ऑक्सीजन अटैच है ना, तो ऑक्सीजन का ऑक्सी आ गया, GEN हटा दो, ऑक्सी आ गया। तो यहाँ पर जब भी आपका ये ऑक्सीजन अटैच रहेगा ईथर में, तो आपका ऑक्सी लग जाएगा। जैसे कि CH3 OCH3 है, तो आपको क्या पता है कि क्या है, आप क्या लिखते हो, उसको मिथाइल लिखते हो, तो ये आपका बन जाता है मिथऑक्सी। मिथ वही रहता है, ऑक्सी आ जाता है ऑक्सीजन वाला बीच में, तो ये जो ऑक्सी है ना, ये इधर से बीच में घुस जाता है, तो मिथऑक्सी मीथेन हो जाता है। जबकि मीथेन आपका क्या है, CH4 है, क्यों यहाँ पर क्या लिखा है, CH3 लिखा है, तो उसका क्या आएगा, मीथेन आएगा, तो मिथॉक्सी मीथेन हो जाएगा। अगर ऐसे ही आपने दो कार्बन वाली ले ली चेन दोनों साइड में, तो मिथ की जगह क्या हो जाएगा, इथ हो जाएगा, और मीथेन की जगह इथेन आ जाएगा। समझे आप? तो ये आपका हो जाएगा इथॉक्सी इथेन। ऐसे आपकी नेमिंग हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो C6H5 है, OCH3 है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये तो मिथॉक्सी ही रहा, ये क्या हो जाएगा, बेंजीन। इसका नाम में कुछ भी नहीं है, मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन हो गया इसका नाम, आयोपेक नेम। अब इसकी बात करते हैं, C6H5 है, OCH2 CH3 है, तो यहाँ पे क्या है, आपके टोटल 7 कार्बन हैं, इधर आपका एक बेंजीन रिंग है, तो ये आपका क्या हो जाता है, 1 फिनॉक्सी। जैसे इसको फिनाइल लिख रहे थे अभी तक यहाँ पर, तो ये आपका बन जाएगा फिनॉक्सी। जैसे ये मिथाइल से मिथॉक्सी हो गया, वैसे ये फिनाइल से फिनॉक्सी हो जाएगा। 7 कार्बन है, यहाँ पे बन जाएगा आपका हेप्टेन, तो बनेगा 1 फिनॉक्सी हेप्टेन। ठीक है, क्योंकि कितने कार्बन की चेन है यहाँ पर, उससे फर्स्ट उस पे अटैच है आपका C6H5। ठीक है, यहाँ पर जो है आप देखोगे डिफरेंस है, डिफरेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो बड़ा वाला आर ग्रुप है ना, जो भी आपका
लार्जर आर ग्रुप होता है उसको हम एक एज अ पेरेंट चेन ले लेते हैं, ये कह लो। तो पेरेंट चेन जो है ना, अब वो आपकी मानी जाती है ये वाली, क्योंकि लार्जर आर ग्रुप आपको जहां पर दिख रहा है वो आपको लेना होता है। अब यहाँ पर देखो 6 कार्बन है, तो ये मैंने बताया नहीं, ये आपके 6 कार्बन है, मान लो इस तरफ C6 है ना, और यहाँ पर आपके CH2 ऑलरेडी 6 है और एक और CH3 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पेरेंट हाइड्रोकार्बन हो जाएगा एक तरीके से। तो जो लार्जर आर ग्रुप है उसका भी ध्यान रखना होता है इसकी नेमिंग में, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेप्टेन आएगा अब, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बेंजीन आएगा लास्ट में, लेकिन यहाँ पर एक कार्बन की चेन आएगी हेप्टेन, क्योंकि वो आपकी पेरेंट हो जाएगी और उसके 1 पे फिनॉक्सी अटैच है, ठीक है। तो इसको हम एज अ क्या लेंगे, फिर सब्स्टिट्यूएंट लेंगे, और इसको एज अ क्या लेंगे, हम मेन कार्बन की चेन लेंगे, ठीक है ना। तो जब भी आपका लार्जर आर ग्रुप होगा उसको हम लेंगे एज अ मेन कार्बन चेन, और उसमें अटैच है क्या, आपका ये फिनॉक्सी OC6H5 अटैच हो गया, तो वो हो गया आपका एज अ सब्स्टिट्यूएंट, इसीलिए ये नेमिंग का थोड़ा सा यहाँ पे फर्क आया है, बाकी सब तो वही है जो मैंने आपको बताई दिया है। अब इसके अंदर हम देख लेते हैं इनका फंक्शनल ग्रुप जो है उनमें क्या क्या सिमिलरिटी या डिफरेंस है। मैंने सिंपली आपको बताया क्या, इनका एक जनरल फॉर्मूला है, एग्जाम्पल के तौर पर ले लें तो आपका CH3OH है एल्कोहल, इस कार्बन से 3 H जुड़े हुए, ये क्या है, एल्कोहल है, लिख देते हैं यहाँ पे, ये आपका एल्कोहल है। अगर फिनॉल की बात करें तो ये आपकी बेंजीन रिंग है इस तरीके से, ठीक है, इससे आपका OH अटैच है, अलग अलग करके लिख लेते हैं इस तरीके से OH, ठीक है, बॉन्ड आपको दिखने चाहिए यहाँ पे। अब आपका ऐसे ही जैसे ये आपका एल्कोहल है, एल्कोहल में अगर मैं इस H को हटा के इस जगह भी CH3 लगा दूं तो वो आपका ROR बन गया, ये आपका जो ROH है, इस H को अगर मैं रिप्लेस कर दूं विद अनदर R ग्रुप तो ROR बन गया, सबसे स्टार्टिंग में मैंने ये चीज बताई थी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ईथर हो जाएगा। तो ये वाला जो कार्बन है जिससे आपका OH अटैच है उस H को हटाकर एक CH3, और इस वाले कार्बन से भी CH3 अटैच है, ये ईथर है, ये फिनॉल हो गया, और ये वाला आपका एल्कोहल हो गया। अब देखो इनके अंदर आपको दिख रहा है सब में ये ऑक्सीजन अटैच है, अलग अलग इन्वायरमेंट है, लेकिन यहाँ पर देखो अगर आपका ये वाला कार्बन अटैच है इस ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीजन पे आपको ये लोन पेयर भी दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये वाला एक लोन पेयर है इधर, और एक ये वाला भी लोन पेयर है। यहाँ पर अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात की जाए तो आपको दिख रहा है भाई, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर भी एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, और एक आपका लोन पेयर इधर है, एक लोन पेयर इधर भी है, तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट इसकी होगी। यहाँ पर क्या होगा, ओवरलैप होगा, इसका जो आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और सेम sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन, इनके बीच में जब आपकी ओवरलैपिंग हो जाएगी इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड बनने वाला है। यहाँ पर बताना क्या चाह रहे हैं कि ये जो ऑक्सीजन है ना, इसके ऊपर ये 2 लोन पेयर है, इस तरीके से 2 बॉन्ड जा रहे हैं, कार्बन की तरफ जा रहा है, एक हाइड्रोजन की तरफ भी जा रहा है। यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि 2 लोन पेयर है वही रिपल्शन करेंगे आपस में, ठीक है, तो वो क्या चाहेंगे कि वो एक दूसरे से ज्यादा दूर रहें, ठीक है, रिपल्शन होगी उनमें। तो दोनों लोन पेयर की वजह से ये जो नीचे वाले बॉन्ड मैंने 2 दिखाए ना, ये एक कार्बन की तरफ एक हाइड्रोजन की तरफ, तो ये वाले बॉन्ड क्या होंगे, पहले अगर ये ऐसे हैं तो ये थोड़ा इस तरीके से हो जाएंगे, तो अगर बॉन्ड इस तरीके से है तो ये ऐसे हो जाएंगे, मतलब कि क्या है, C और H इन दोनों के बीच का जो ये एंगल बन रहा है ना, ये हो जाएगा कम, एंगल हो जाएगा क्या, कम। तो जो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट के अंदर ये वाला एंगल होता है तो ये आपका घट जाएगा कुछ, ठीक है, तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो एल्कोहल्स के केस के अंदर क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है, रिपल्शन होगा इनके बीच में, रिपल्शन की वजह से ये क्या करेंगे, बॉन्ड के एंगल को कम कर देंगे नीचे वाले को, तो टेट्राहेड्रल में जितना एंगल होता है उससे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। बात करूं मैं फिनॉल की, यहाँ पर इसकी भी बॉन्ड लेंथ होती है मेरी, यहाँ पर इसका जो फिनॉल है, फिनॉल के अंदर भी आपका ऑक्सीजन अटैच है, इस कार्बन से अटैच है। यहाँ पर देखो ये वाला कार्बन था sp3 हाइब्रिडाइज्ड, अब देखो जो कार्बन है वो कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। जो मैंने वो क्लासिफिकेशन बताई थी उसके अंदर था कि एल्कोहल जो है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड इस तरीके से है, एग्जाम्पल के बताए थे मैंने, ठीक है। और जो आपका ये फिनॉल है ये किस में आता है, जब आपका ऑक्सीजन
जो है OH का, वो आपका अटैच हो कार्बन से जो कि आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड के साथ में अटैच हो तो फिनॉल के केस में अंदर आता है। तो यहाँ पर आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। लोन पेयर अभी भी यहाँ पर है, ऑक्सीजन के लोन पेयर अभी भी है। अब यहाँ पर क्या होगा, हम इसके बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर s करेक्टर का डिफरेंस आ रहा है दोनों चीजों में। तो अगर मैं कंपैरिजन कर रही हूँ ना इन तीनों चीजों के अंदर, तो मैं देखूंगी यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अगर आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो आपको पता है भाई 25% आपका s करेक्टर होता है। अगर वहीं आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो 33.3% आपका s करेक्टर होता है। अगर sp हाइब्रिडाइज्ड तो 50% s करेक्टर होता है, ये चीज हमें पता है। तो sp2 और sp में से किस में ज्यादा s करेक्टर है, इसमें, ठीक है, इसमें ज्यादा s करेक्टर है। तो यहाँ पर इसमें ज्यादा s करेक्टर होने की वजह से आपका क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर भी होगा और s करेक्टर भी होगा, यानी बॉन्ड लेंथ कम होनी है सीधी। यहाँ पर जो ये लोन पेयर है ये दे नहीं सकता, इधर देता है ना, कॉन्जुगेशन से देगा, तो ये अपने लोन पेयर इधर दे सकता है। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ सकता है, जहां पर आपका पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया, बॉन्ड लेंथ ऑटोमेटिकली कम ही होगी। सिंगल बॉन्ड के अकॉर्डिंग, सिंगल बॉन्ड के मुकाबले डबल बॉन्ड अगर कहीं पर थोड़ा बहुत भी बन रहा है, पूरी तरीके से नहीं बनेगा, पार्शियल बोला है मैंने, तो लेकिन उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सिंगल वाले से तो कम ही हो जाएगी। और क्या बोला है मैंने कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो वो एक और रीजन हो गया कि ये और इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन इस वाले के मुकाबले, तो खींचेगा ये फोर्स इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर अगर अल्कोहल फिनोल की बात की जाए तो इनके डिफरेंस किसमें है, CO की बॉन्ड लेंथ में, ठीक है। अगर इसकी बात की जाए स्पेसिफिक तो इसका एंगल कुछ कम होता है टेट्राहेड्रल के मुकाबले, ये एक और चीज है। अब देखो ईथर की बात करूं मैं, ईथर के अंदर भी ये ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर और नीचे अब आपके 2 ग्रुप अटैच हैं। यहाँ पर तो क्या है, एक CH3 अटैच था, यहाँ पे 2 CH3 अटैच हैं। पहले क्या था, एल्कोहल के केस में ऊपर 2 लोन पेयर है, रिपल्शन होगी, आपका नीचे बॉन्ड एंगल घटेगा इस तरीके से। अभी भी यहाँ पे 2 लोन पेयर ही हैं, लेकिन नीचे 2 बल्कि R ग्रुप हैं। तो वो जो बल्कि R ग्रुप हैं उनकी रिपल्शन की वजह से यहाँ पर आपका एंगल जो है वो उतना डिक्रीज नहीं होगा, तो एंगल होगा कुछ ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों बल्कि ग्रुप्स के रिपल्शन की वजह से एंगल कुछ स्लाइटली ज्यादा हो जाएगा टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट से। तो जितना टेट्राहेड्रल में होता है उससे यहाँ पे कम होगा, इधर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। वो जो बॉन्ड लेंथ वगैरह है वो इनकी ऐसी हो जाएगी, इन दोनों की सेम सेम होती है लगभग। जैसे अगर इसकी 142 पिकोमीटर है तो इसकी भी एक आधी ऊपर नीचे होगी बस, मतलब 141 पिकोमीटर, ठीक है, इस तरीके से होती है। तो जो बॉन्ड लेंथ है ना, CO की बात हो रही है यहाँ पे, CO बॉन्ड लेंथ की, वो इन दोनों की लगभग बराबर हो जाती है। फिनोल के केस में मैंने कहा इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, 2 रीजन है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, ये इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है कॉन्जुगेशन की वजह से, और कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है जबकि यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड मिल रहा है हमें। तो यहाँ पर जो है आपकी बॉन्ड लेंथ हो जाएगी कम, अगर 140-42 है तो 135 मान लो पिकोमीटर, तो इतनी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये आपके इन फंक्शनल ग्रुप के स्ट्रक्चरल फीचर्स ही हैं जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दी हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को आप जरूर से लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में आप इस वीडियो को शेयर कर दें, और ऐसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।